Today, let's talk about different type of communications. We have formal communication and informal communication. What is a formal communication? It is a process of exchanging information between two or more persons by following the prescribed official rules, procedures, system, and chain of command in the organizational structure. This is also known as through proper channel communication. The message or information may include executive orders, instructions, technical information, etc. Formal communication is made in a planned way in the form of letters, memos, emails, etc. It also may be both written or oral. Formal communication may be downward, upward, or horizontal. तो क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस? जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, और ये जो कम्युनिकेशन का एक्सचेंज हो रहा है ये एक किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, चेन ऑफ कमांड होती है ना। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका हो रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। इसको अपन थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या हुआ? सपोज करो मेरे को कोई चीज की कंप्लेन है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, 2 महीने से सैलरी नहीं आई। मैं उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को, जो सीईओ है उसको नहीं दे सकता। मुझे वो इंफॉर्मेशन पहले जो मेरे ऊपर बॉस है उनको देनी पड़ेगी। वो इंफॉर्मेशन मैं अपने बॉस को दूंगा, मेरे बॉस जो है वो उस इंफॉर्मेशन को ऊपर पहुंचाएंगे। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये नीचे से ऊपर जा रही है, फ्रॉम अ टीचर टू द प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे वीडियोस बनाने के, वो ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द प्रिंसिपल टू द टीचर। यह आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। और कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। जैसे मैंने अपने कलीग जो है उनको एक इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने जो दूसरे कलीग हैं उनको इंफॉर्मेशन दी, और इन इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग तरीके से पास ऑन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, वर्बल या रिटन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू, मेमोस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और कुछ जगह तो व्हाट्सएप के भी कम्युनिकेशंस आजकल ऑफिशियल मान लिए गए हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ट्रांसफर होती है। अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो कम्युनिकेशन खारिज मान लिया जाता है। चेन ऑफ कमांड क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। व्हाट इज अ चेन ऑफ कमांड? द चेन ऑफ कमांड is an official hierarchy of authority. It dictates who is in charge of whom and to and of whom permission must be asked. An example of chain of command is when an employee reports to a manager, who reports to the senior manager, who reports to the vice president, who reports to the CEO or the chief executive officer. The CEO makes the final decision binding on everyone.
followed by the vice president, and so on down the line. क्या हो रहा है इसमें? चेन ऑफ कमांड में क्या हो रहा है? हायरार्की है अथॉरिटी फिगर्स की. हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है. अगर आपको ये पता होगा कि कौन किसका बॉस है, तो डिसीजन लेने में और कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने में, उसकी चेन को बरकरार रखने के अंदर हमारे को एडवांटेज होगा. इसका एग्जांपल अपन ने देखा. एक एम्प्लॉय है, वो अपने ऊपर जो मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करता है. वो जो मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर को इन्फॉर्म करता है. सीनियर मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो सीईओ है उनको इन्फॉर्म करते हैं. कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझा जाए, तो लैब टेक, अगर कोई केमिकल कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है फॉर एग्जांपल, तो लैब टेक फैकल्टी को इन्फॉर्म करेगा, फैकल्टी प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल सर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के. इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट, Director of Agriculture may send any order, instruction, either written or oral, to additional director, deputy director, assistant director, working as a subordinate officer. College setting में, the president can send any instruction, any order, either written or oral, to the principal, head of the department, or any faculty. Now, what you have to understand is that in a college setting and in an office setting, the hierarchy is the same. What are the advantages and disadvantages of a formal communication? Formal communication helps to maintain authority relationship in the organization. It helps to fix duties and responsibilities to each officer at all level in respect of transmitting and receiving orders, instruction, etc. in proper times. The information has to pass a definite route from one person to another. Hence, orderly and systematic flow of information is possible in this communication system. The chance of missing or distortion of message is minimum. That is why the chain of command is important. Through proper channel is important. What are the disadvantages? In modern business organizations, much information, many messages are communicated through definite channels. This consumes much of the time of the superiors, and thus some other important work are left unattended. It is time consuming, and such communication tends to slow and be rigid. If you take an example of video making, the information is coming from the president, coming to the principal, from the principal to the faculty. There is a particular chain of command, there's a particular through proper channel. But the president emails this information, let's say, suppose at 10 o'clock in the morning. When the principal reaches the college at 9, at 10 o'clock he was busy with some other official work. He sees the message at around about 11:30 or 12 o'clock. When he sends the message, he sees the message at 12, he immediately sends the message to the faculty. When he sends the message to the faculty is busy taking the class, and the faculty sees the message at 2 o'clock. So there is 4 hours of delay. So we can see the disadvantages. Second, the advantage which we are talking, there is an authority in a relationship in the organization. If I or if a faculty member doesn't prepare the video, the principal is going to take, he can take any
action against the faculty member. The duties and responsibilities of each individual at all the levels are fixed and they are carried out in proper times. As we discussed, the formal communication may be downward, upward, or horizontal. Let's look at the downward communication. Downward communication is the flow of information and messages from a higher level inside an organization to a lower one. It is such type of communications in which information flows from superior to subordinates. According to Bartol and Martin in the year 1991, when vertical communication flows from a higher level to one or more lower levels in the organization, it is known as the downward communication. In the process of downward communication, organizational goals, policies, orders, instructions, decisions from the top level reaches to the lower level, moving through a chain of hierarchy. Can be written or oral. Written forms of downward communication may be made through notice, circular, memos, manual, handbook, annual reports, whereas face-to-face conversation, telephonic conversation, speeches, meeting, etc. are oral media of downward communication. In an institutional setting, the downward communication will be communication coming from the president to the principal to the faculty. Another example, Director of Agriculture, he can give information or a command to the Joint Director. The Joint Director sends that information or that command to the Deputy Director at the district level. The Deputy Director sends that command or instruction to the Assistant Director at subdivision level. The Assistant Director sends that information or command to the ADO who's working at the block level. And then the ADO sends that instructions to the Krishi Prayukti Sahayak or the KPS. Today, let's talk about different type of communications. We have formal communication and informal communication. What is a formal communication? It is a process of exchanging information between two or more persons by following the prescribed official rules, procedures, system, and chain of command in the organizational structure. This is also known as through proper channel communication. The message or information may include executive orders, instructions, technical information, etc. Formal communication is made in a planned way in the form of letters, memos, emails, etc. It also may be both written or oral. Formal communication may be downward, upward, or horizontal. तो क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है. इस टाइप का प्रोसेस जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. और ये जो कम्युनिकेशन का एक्सचेंज हो रहा है ये एक किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर हो रहा है. हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, चेन ऑफ कमांड होती है ना. तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका हो रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर. इसको अपन थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या हुआ?
सपोज करो मेरे को कोई चीज़ की कंप्लेन है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, 2 महीने से सैलरी नहीं आई। मैं उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को, जो सीईओ है उसको नहीं दे सकता। मुझे वो इंफॉर्मेशन पहले जो मेरे ऊपर बॉस हैं उनको देनी पड़ेगी। वो इंफॉर्मेशन मैं अपने बॉस को दूंगा, मेरे बॉस जो है वो उस इंफॉर्मेशन को ऊपर पहुंचाएंगे। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये नीचे से ऊपर जा रही है, फ्रॉम अ टीचर टू द प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे वीडियोस बनाने के, वो ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द प्रिंसिपल टू द टीचर। यह आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। और कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे मैंने अपने कलीग जो है उनको एक इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने जो दूसरे कलीग हैं उनको इंफॉर्मेशन दी, और इन इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग तरीके से पास ऑन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, वर्बल या रिटन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू, मेमोज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और कुछ जगह तो व्हाट्सएप के भी कम्युनिकेशंस आजकल ऑफिशियल मान लिए गए हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ट्रांसफर होती है। अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो कम्युनिकेशन खारिज मान लिया जाता है। चेन ऑफ कमांड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। व्हाट इज अ चेन ऑफ कमांड? द चेन ऑफ कमांड is an official hierarchy of authority. It dictates who is in charge of whom and of whom permission must be asked. An example of chain of command is when an employee reports to a manager, who reports to the senior manager, who reports to the vice president, who reports to the CEO or the chief executive officer. The CEO makes the final decision, binding on everyone, followed by the vice president, and so on down the line. क्या हो रहा है इसमें? चेन ऑफ कमांड में क्या हो रहा है? हायरार्की है अथॉरिटी फिगर्स की। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसका बॉस। Another example will be the Krishi Prayukti Sahayak. He has certain issues at his level. He informs the assistant director or ADO at the block level. The ADO informs the assistant director. The assistant director informs the deputy director, who informs the joint director, and the joint director informs the information to the director of agriculture, who in turn takes the action in order to solve the problem of KPS. The advantages: managers can get feedback from employees that can help improve organizational development. Mutual trust brings employee and superior closer to each other. As a result, relationship becomes stronger. Identification of problem concerning the work can be made. It provides constructive suggestions and opinion about the work related issue of the organization. On the other hand, the disadvantages are also there. The message may be distorted in upward communication. The message may not even reach. Sometimes employee communicate directly to superior by avoiding proper channel or chain of command. Hence, disciplines are not properly maintained. So both these things are also important. Finally, the horizontal communication. It is the process of communication by which information is transmitted between or among persons of the same level working under the same superior.
It is also called as lateral communication. For example, any communication between all the faculty members in a college setting, or any teacher, all the teachers in a school setting, that will be your lateral communication or horizontal communication. It involves interchange of ideas and information between personnel of same rank or equal status. Interaction take place with peers and colleagues. Such communication is quite common between the line and staff function. There is no chain of command technique in horizontal communication. Conference and committees are the form of horizontal communication designed to gain mutual understanding by group participation. Major type of information flow through horizontal communication. Information regarding coordination of activities across the various parts of an organization and information about work activities in the same level are transferred through horizontal communication. Staff function is advisory in nature and is meant to assist the line personnel. They provide necessary support and advice to the head of the office. Line agency directly work for the achievement of the organizational goal or purpose. The staff agencies assist the line agencies in their activity. Another example will be Zilla Parishad members passing on information to Zilla Parishad staff, or Panchayat Samiti members, they are passing on or having conversation in between Panchayat Samiti staff. Advantages: it helps greater understanding, cooperation and teamwork among interdepartmental functionaries. It may also solve managerial and other problems by taking action jointly. If the organizational structure is weak, horizontal communication fails to work properly. Let's start with informal communication. The informal communication is the casual form of communication wherein the information is exchanged spontaneously between two or more persons without confirming the prescribed official rule, procedures, formalities, and chain of command. The informal communications are based on the personal or informal relation such as friends, peer, family, etc. It is free from organizational conventional rules and formalities. It is also known as grapevine communication. According to Borkowski in 2010, grapevine communication is defined as unstructured and informal network formed on social relationship. It is actually an informal vehicle through which message flows throughout the organization. Since grapevine communication is unstructured and not under complete control of management, it moves through the organization in every direction. It moves upwards, downwards, and diagonally within and without chains of command between workers and managers. So, what is informal communication? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि आप अपने दोस्तों से करते हो, वो एक इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कभी कभी आप अपने जो डिपार्टमेंट के कलीग्स होते हैं उनके साथ में जो टाइम पास वाली बातें होती हैं, दे ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं इनको। ग्रेप वाइन का क्या मतलब होता है? जैसे अपनी अंगूर की बेल होती है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा रही होती है, कोई फिक्स उसका वो नहीं होता है कि भाई ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी या साइडवेज ही जाएगी, वो तो बेल जैसे बढ़ती जाती, उसी तरीके से आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। प्रिंसिपल से फैकल्टी, फैकल्टी से लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से स्टूडेंट, इस तरीके से कुछ भी उसका डायरेक्शन हो सकता है। इसके अंदर कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती है। और सबसे जो बात इंपॉर्टेंट इसकी ये होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसी कारण से इसके अंदर कोई
फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये इनफॉर्मल होती है, और इसी कारण से ये सब कुछ मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? Since information flows quickly through information channel, so management may take advantage to send or receive the message of urgent nature. Subordinates feel free to provide suggestions on different job-related issues like work method, procedure, and conditions. Cooperation and coordination can be established through harmonious relationships between management and labor. It helps to increase the level of job satisfaction in the mind of the workers indirectly. Disadvantage: most of the time, informal communication fabricates the real fact and spread rumors. This really damages the working environment of an organization. It is totally unstructured. It does not ensure specific duties and responsibilities. क्या हो रहा है इसमें? इसका एडवांटेज ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी जल्दी अपने एंड पॉइंट तक पहुंच सकती है। कुछ काम करवाना है इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट साहब ने अपने जो अटेंडेंट है उसको भेज के डायरेक्ट फैकल्टी को इन्फॉर्म करवा दिया कि भाई ये ऐसा काम है, इसको आप खत्म करके फटाफट जमा करो, और ऑफिशियल मेल उन्होंने प्रिंसिपल को भेज दिया। जब तक प्रिंसिपल उस मेल को देखेंगे, मेल देखने के बाद वो अपने सबॉर्डिनेट को ईमेल करेंगे फैकल्टी को, उतनी देर में पीए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट का वर्कर है वो जाके डायरेक्ट फैकल्टी को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई ये काम है, आप इसको जल्द से जल्द तैयार करिए। सेकंड, इसके अंदर एडवांटेज ये रहता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको जल्द से जल्द वर्क कर सकता है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें क्या होता है, अदर एक एडवांटेज और होता है इसका, इसमें ये रहता है कि अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और आपको थोड़ा सा झिझक नहीं है, तो आप अपने जो प्रॉब्लम है, जो आप अपनी सिचुएशन है, जो आप अपने सजेशंस हैं, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। इससे कोऑपरेशन भी बढ़ता है। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर एक लिमिट तक रखा जाए तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव भी कर सकता है, और जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट का और वर्कर का, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इन द माइंड ऑफ द वर्कर इनडायरेक्टली। जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वर्कर का वो इम्प्रूव होता है क्योंकि उसके दिल में ये होता है कि हाँ भाई मेरे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रूमर्स बढ़ते हैं। एक फैकल्टी ने दूसरे को कुछ बोला, दूसरे ने तीसरे को कुछ बोला, तीसरे ने चौथे को कुछ बोला, तो वो बात जो है वो बीच में गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इंफॉर्मेशन जो है अगर वो ऑर्डर है किसी टाइप का तो उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई काम करना किसे, क्योंकि कुछ चीज स्पेसिफिक नहीं होती है ना, इसलिए कि सारी फैकल्टी को ही काम करना है। ठीक है साहब, सारी फैकल्टी में तो आपके लैपटॉप भी आ जाते हैं कुछ केसेस के अंदर, इस चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल्स बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इट इज द स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ अ मैसेज। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बोलने और लिखने के ऊपर आधारित होता है। इसके जो ओरल और रिटन कम्युनिकेशंस हैं हम उनको देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन is the process of transmitting information and ideas from one individual or group to others by word of mouth. एग्जाम्पल आपके हो गए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया,
आपको बुला के मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को बुला के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सबॉर्डिनेट ने मैनेजर को जाके कुछ इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो रखा है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, आपने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। इंटरव्यूज, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। लेक्चर जो टीचर देते हैं क्लास में, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। मीटिंग्स जो होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, ये सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, इसलिए ये सबसे तेज तरीका है कम्युनिकेट करने का। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एक ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए? सबसे पहला है प्रॉपर प्लानिंग। Before presenting something, there should be proper planning regarding the audience, topics to be delivered, timing, and other factors. So a person must be well prepared to deliver his speech. आपको प्लान करके चलना चाहिए। आपको जो भी कम्युनिकेट करनी है इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो आपको पता होना चाहिए, कितनी देर पढ़ाना है, कितने बजे से पढ़ाना है। लंच, अदर फैक्टर्स में आप लंच के बाद की क्लास है, लंच से पहले की क्लास है, सुबह की पहली क्लास है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको प्लान करके चलना चाहिए। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, all the words should be clearly and correctly pronounced. There should not be any lack of clarity. आपका जो बोलने का तरीका है, शब्द को प्रोनाउंस करने का तरीका है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने शब्दों को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को शब्द समझ में नहीं आएंगे, वो सोचेगा कि मन मुंह में ही बड़बड़ कर रहा है। Concise and complete message. Effective oral communication desires that a message should be brief, concise and complete. जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो वो छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बोलना शुरू किया तो आप एक एक घंटे तक बोलते ही जा रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सामने वाले के लिए उसके टाइम की क्या अहमियत है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो और आपने मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग के अंदर आप एक घंटे तक लेक्चर ही दिए जा रहे हो, तो उस मीटिंग का भी कोई तुक नहीं रहेगा, आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो और दूसरे का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। फिर ओरल कम्युनिकेशन के अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। द स्पीकर शुड प्रेजेंट हिज मैसेज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू मेक द मैसेज कंस्ट्रक्टिव, अट्रैक्टिव, विविड एंड फोर्सफुल। अगर आपके मैसेज के अंदर लॉजिक नहीं होगा, एक स्टोरी लाइन नहीं होगी, तो सामने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है। एक राजा था, एक रानी थी, शेर मर गया और जंगल में आग लग गई और फिर वो जंगल में पहुंचे। तो इस कहानी का कोई तुक नहीं बैठता, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। फिर नेचुरल वॉइस एंड टोन। Any sort of unnatural voice may distort the message. So the message should be presented in a natural voice of the speaker. The tone of the message should be according to the situation so that it can appeal the emotions of the audience. जब अपने मेजर साहब बोलते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो कितना गुस्से से बोलते हैं, उनकी जो टोन है, उनकी जो वॉइस है, वो एकदम से गुस्से में हो जाती है। जब वो गुस्सा होते हैं तो हमारे को उनकी बात की अहमियत भी समझ में आती है। गिविंग एम्फेसिस, the speaker must be knowledgeable regarding the portion of the speech where he should give emphasis. Giving emphasis on some important points will help draw the attention of the audience. एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करते हुए कुछ ऐसा पोर्शन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर आप एम्फसाइज करते हो, आप अपनी टोन ऑफ वॉइस को चेंज करते हो, गुस्सा होते हो या आवाज़ अपनी भारी करते हो, या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप बात करते हुए इस तरीके से सामने वाले को बताते हो कि उसको समझ में आए, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं एम्फेसिस करना।
सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों का अर्थ अलग होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वी फॉर विक्ट्री का और वी फॉर गाली का। तो इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनके मतलब अलग अलग निकलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। तो द वर्ड्स हैव, क्योंकि वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए ओरल कम्युनिकेशन में। तो स्पीकर को ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉमन वर्ड्स हैं जो कि सिंपल भी हैं और फेमिलियर भी हैं। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। ओरल कम्युनिकेशन को कर्टियस भी होना चाहिए। द स्पीकर शुड बी पोलाइट, ही शुड बी रिस्पेक्टफुल while addressing to the listeners। ये जो चीज है ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करती है। और जो स्पीकर है उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होगा? जब उसके अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में काफी नॉलेज होगी। और दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस तब भी होता है जब आपके अंदर किसी चीज की झिझक नहीं होती। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Since oral communication is made in the form of speech and listening, it saves time and reduces cost. The sender of the message can immediately clarify the message if the receiver has any doubts. उसी टाइम पे कंफ्यूजन क्लियर करा जा सकता है। It can foster a better human relationship। अगर सीनियर जूनियर के बीच में बात हो रही है और सीनियर अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा पा रहा है या जूनियर अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा पा रहा है, रख पा रहा है, और सीनियर का रिएक्शन वो भाप पा रहा है कि हाँ इसको समझ में आ रही है बात, तो वो एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाता है उससे। इमरजेंसी मैसेजेस को देने का जो तरीका होता है वो ओरल जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा क्विक है। ओरल कम्युनिकेशन, आपने फटाफट अपने मैसेज को बोल के सामने वाले को बता दिया और उसने काम कर दिया, तो ये फास्टेस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशन का। It is mostly suitable in seminars, conference, meetings where different person can interact and exchange ideas and thoughts। ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, मीटिंग्स में देखा होगा, जब तक एक ही बंदा बोले ना जा रहा है आपका बॉस, तब तक आप अपना भी पक्ष रख सकते हो। और जब आप सेमिनार में खुद स्पीकर हो या कॉन्फ्रेंस में खुद स्पीकर हो या खुद मीटिंग के हेड हो, तो आप अपनी बात सामने वाले को, जो अपने आइडियाज हैं, जो अपने थॉट प्रोसेसेस हैं, वो सामने वाले को बता सकते हो फटाक से। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है वो ऑडियंस को मोटिवेट करता है जो स्पीकर की क्वालिटी होती है उसके थ्रू। अगर स्पीकर कॉन्फिडेंट है, उसको अपने टॉपिक की नॉलेज है, तो ऑडियंस भी उस बात को सीरियसली लेगा। डिसएडवांटेजेस: ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग अ मैसेज। अगर बहुत लंबी इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आप ओरल कम्युनिकेशन से देना प्रेफर नहीं कर सकते। सपोज करो आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो आप कोशिश ये करोगे कि आप वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक थीसिस के फॉर्म में लिखकर या एक रिपोर्ट के फॉर्म में लिखकर प्रेजेंट करो। स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, वो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते ओरल फॉर्म के अंदर। दूसरी बात, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं होता है, इस कारण से ओरल कम्युनिकेशन लीगल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक सैलरी का एग्जांपल दिया था, सैलरी नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ दे देंगे, तो आपने वर्बली बोला, उन्होंने वर्बली बोला, तो क्योंकि ये वर्बल रही चीज, इसका कोई लीगल एविडेंस नहीं रहेगा। कब बोला हमने, हमें तो नहीं पता हमने कब बोला। और सबसे बड़ी बात है, इसके दो कारण है। एक, या तो हो सकता है वो अपना काम नहीं करना चाह रहे हो। दूसरा ये हो सकता है उनको कोई ईगो रखा है इसलिए वो काम नहीं कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि भाई लोगों को चीजें याद भी तो नहीं रहती हैं। आपने जो जो बोला वो सबको हर चीज हर टाइम पे याद नहीं रहती। तो आप रट के किसी स्पीच को नहीं बोल सकते। बहुत लंबी अगर कम्युनिकेशन है तो उसको आप रट नहीं सकते।
दूसरा आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन रेफर करता है उस प्रोसेस को इसके अंदर आप मैसेज भेज रहे हो सिंबल्स को लिखकर। Any message exchanged between two or more persons that make use of written words is called as written communication. Important media of written communication आपके क्या क्या होते हैं? लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, नोट हो गए, नोटिसेस हो गए, बुलेटिन्स हो गई, सर्कुलर हो गए, मैनुअल्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा, फैक्स अब चलता नहीं है लेकिन फैक्स भी लीगल है। टेलीग्राम बहुत कम जने यूज करते हैं ईमेल के जमाने में। रजिस्टर्ड मेल जो होता है, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो अभी भी चल रही है। ईमेल हो गया, डिजाइन हो गया, इमेज हो गए, डायग्राम हो गए, ये सारी चीजें आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आती है। एडवांटेजेस क्या है रिटन कम्युनिकेशन के? Written communication helps the top level officers to delegate the power and authority to the subordinates. Written में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ भाई, इस काम को कराने की जिम्मेदारी आपके पास है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। In this communication system, information is recorded permanently. So there is less possibility of distortion or alteration or misinterpretation of information. क्योंकि ये लिखित में है तो ये रिकॉर्डेड है, परमानेंटली लीगल है। इससे इंफॉर्मेशन जो है वो ना तो उस इंफॉर्मेशन में कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है, ना ऑल्टरेशन आ रहा है, ना ही किसी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अगर बोला है कि ये काम करना है लिखित में, तो वो चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये काम लिखित में करना है। Written communication can help to control organizational activity. The written document may be used as a tool for controlling. आपने लिखित में भेज दिया, वो लीगल हो गया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। अब उस काम में आपको जिस तरीके से करना है वो भी बता दिया, तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। उस इंफॉर्मेशन का कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता कि अरे साहब आपने तो मुझे बोला था कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करने का तो आपने बोला ही नहीं था। तो ये एक तरीके का एक टूल हो जाता है, डॉक्यूमेंटेड टूल, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को। आप इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हो एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, और इट कैन प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। विदाउट मीटिंग ईच अदर द सेंडर एंड रिसीवर्स कैन एक्सचेंज देयर व्यूज। अगर जयपुर से पंजाब किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो रिटर्न, उसको बंदे को यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा या आपको पंजाब जाना नहीं पड़ेगा, ट्रेन का टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका जाने आने का टाइम बचेगा। आप रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑल्सो written communication helps to communicate to a large number of individuals at a time. आप एक गैदरिंग में बहुत सारे जनों को अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। किताब जो है, एक किताब बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। आपने किताब लिख दी, बहुत सारे जने उसको पढ़ रहे हैं, और इट इज अ सुटेबल मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा और इंफॉर्मेशन। Disadvantages: written communication is comparatively expensive and time consuming process. एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लिखने में है। ऊपर वाले पॉइंट में जब हमने बात करी थी कि वेस्टेज और टाइम और मनी को प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाने और आने की बात हो रही है। दो जनों के बीच में मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो सकता है, आप ईमेल से मेल भेज सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। एक चीज होती है रेड टेपिज्म। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक पहुंचते हैं, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पहुंच रही है, ये थोड़ी धीरे पहुंच रही है। अब ये भी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि रिटन कम्युनिकेशन, जो इलिटरेट लोग हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, कागज पे कुछ भी लिखवाया और दस्तखत करवा लिए। मूवीज में देखते थे ना अपन, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पढ़ना आता नहीं था, तो कागज पे कुछ भी लिख के आपने दस्तखत करवा लिए।
फिर it takes much time to communicate with all the parties concerned, so decision making is not done quickly. कम्युनिकेशन आया मैनेजमेंट से सारी फैकल्टीज को, एक फैकल्टी ने सुबह देख लिया, एक फैकल्टी ने शाम तक देखा ही नहीं, तो रिप्लाई नहीं गया। फिर सीक्रेसी कैन नॉट बी परफेक्टली मेंटेन इन दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई चीज सीक्रेट रखनी है तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट लीक हो जाए और सीक्रेसी मेंटेन ना हो पाए। रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की कुछ गाइडलाइंस हैं। अपना रिटन जो कम्युनिकेशन है उसको छोटा रखिए, यूजिंग शॉर्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स। शब्द वो वाले इस्तेमाल करिए जो सबको समझ में आ जाए। छोटे सेंटेंसेस और छोटे पैराग्राफ्स लिखिए। जब आप छोटे सेंटेंसेस रखते हैं, पैराग्राफ छोटा रखते हैं, तो सामने वाले को उसका मतलब समझने में आसानी होती है। अगर पैराग्राफ आपके लंबे होंगे या सेंटेंस आपके लंबे होंगे तो सामने वाले को उसका पूरा मतलब समझने में टाइम लगेगा। टेक्निकल वर्ड्स और जार्गन हमारे को यूज कम करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं उनको जार्गन जो है वो समझ में नहीं आएंगे। जार्गन क्या होते हैं? जार्गन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए काम में लिए जाते हैं। इंक्यूबेशन, तो इंक्यूबेशन अगर हम बात करें बायोलॉजी के हिसाब से, तो माइक्रोब्स को आप इंक्यूबेट करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो इंक्यूबेशन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस कर रहे हो तो इंक्यूबेशन हो गया बिजनेस के वर्किंग के एसोसिएशन में। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाता है, बिजनेस इंक्यूबेशन एंड माइक्रोवेल इंक्यूबेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, टेक्निकल वर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल हु यू आर टॉकिंग टू, टेक्निकल वर्ड्स हमें कम यूज करने चाहिए और हमें एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स देने चाहिए, चार्ट्स बनाने चाहिए, इससे मैसेज को देखकर समझने में आसानी होती है। यू शुड एक्सप्रेस योर थॉट्स लॉजिकली, एक लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए आपकी थॉट के अंदर। अगर आप इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे दे रहे हो तो रिसीवर भी उस इंफॉर्मेशन को ऊपर नीचे ही परसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली गलती हो सकती है। अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। And finally, produce the written message appropriately. The message should be written on quality paper with proper margin so that it can have a smart look. Use of proper punctuation magnifies the writing. It helps the reader to take pause in certain places, hence, the reader does not feel tired. दूसरा आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन रेफर करता है उस प्रोसेस को इसके अंदर आप मैसेज भेज रहे हो सिंबल्स को लिखकर। Any message exchanged between two or more persons that make use of written words is called as written communication. Important media of written communication आपके क्या क्या होते हैं? लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, नोट हो गए, नोटिस हो गए, बुलेटिन्स हो गई, सर्कुलर हो गए, मैनुअल्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा, फैक्स अब चलता नहीं है लेकिन फैक्स भी लीगल है। टेलीग्राम बहुत कम जने यूज करते हैं ईमेल के जमाने में। रजिस्टर्ड मेल जो आता है, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो अभी भी चल रही है। ईमेल हो गया, डिजाइन हो गया, इमेज हो गए, डायग्राम हो गए, ये सारी चीजें आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आती है। एडवांटेजेस क्या है रिटन कम्युनिकेशन के?
Written communication helps the top level officers to delegate the power and authority to the subordinates. Written में आपके पास information आ जाएगी कि हाँ भाई इस काम को कराने की जिम्मेदारी आपके पास है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो. In this communication system, information is recorded permanently. So there is less possibility of distortion or alteration or misinterpretation of information. क्योंकि ये लिखित में है तो ये recorded है permanently, legal है. इससे इंफॉर्मेशन जो है वो ना तो उस इंफॉर्मेशन में कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है, ना ऑल्टरेशन आ रहा है, ना ही किसी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है. अगर बोला है कि ये काम करना है लिखित में तो वो चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये काम लिखित में करना है. Written communication can help to control organizational activity. Written document may be used as a tool for controlling. आपने लिखित में भेज दिया, वो लीगल हो गया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर काम करना है. अब उस काम में आपको जिस तरीके से करना है वो भी बता दिया, तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. उस इंफॉर्मेशन का कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता कि अरे साहब आपने तो मुझे बोला था कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करने को तो आपने बोला ही नहीं था. तो ये एक तरीके का एक टूल हो जाता है, डॉक्यूमेंटेड टूल, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को. आप इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हो एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, और इट कैन प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. विदाउट मीटिंग ईच अदर द सेंडर एंड रिसीवर्स कैन एक्सचेंज देयर व्यूज. अगर जयपुर से पंजाब किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो रिटर्न उसको बंदे को यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा या आपको पंजाब जाना नहीं पड़ेगा, ट्रेन का टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका जाने आने का टाइम बचेगा. आप रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो. Also, written communication helps to communicate to a large number of individuals at a time. आप एक गैदरिंग में बहुत सारे जनों को अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो. किताब जो है, एक किताब बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं. आपने किताब लिख दी, बहुत सारे जने उसको पढ़ रहे हैं, और इट इज अ सुटेबल मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा और इंफॉर्मेशन. Disadvantages: written communication is comparatively expensive and time consuming process. एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लिखने में है. ऊपर वाले पॉइंट में जब हमने बात करी थी कि वेस्टेज और टाइम और मनी को प्रिवेंट करता है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन जाने और आने की बात हो रही है. दो जनों के बीच में मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो सकता है. आप ईमेल से मेल भेज सकते हो. रिटन कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू. एक चीज होती है रेड टेपिज्म. इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक पहुंचते हैं. लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पहुंच रही है, ये थोड़ी धीरे पहुंच रही है. अब ये भी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि रिटन कम्युनिकेशन, जो इलिटरेट लोग हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है. पहले जमाने में क्या होता था, कागज पे कुछ भी लिखवाया और दस्तखत करवा लिए. मूवीज में देखते थे ना अपन. वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पढ़ना आता नहीं था, तो कागज पे कुछ भी लिख के आपने दस्तखत करवा लिए. फिर it takes much time to communicate with all the parties concerned, so decision making is not done quickly. कम्युनिकेशन आया मैनेजमेंट से सारी फैकल्टीज को. एक फैकल्टी ने सुबह देख लिया, एक फैकल्टी ने शाम तक देखा ही नहीं, तो रिप्लाई नहीं गया. फिर सीक्रेसी कैन नॉट बी परफेक्टली मेंटेन्ड इन दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपको कोई चीज सीक्रेट रखनी है तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट लीक हो जाए और सीक्रेसी मेंटेन ना हो पाए.